नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। तमाम बीमारियों को लेकर मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को उन बीमारियों से रूबरू कराती हूं और इसी के साथ में डॉक्टर से भी परामर्श लेते हैं आखिरकार उन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं। और आज मैं जो लेकर आई हूं इस कार्यक्रम में दांतों की बीमारियों को लेकर, क्योंकि कहते हैं ना, एक अच्छी मुस्कान के लिए सुरक्षित दांत होने और साफ सुथरे दांत होने बेहद ज़रूरी हैं। और हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने ड्रेसअप पर ध्यान देते हैं, अपनी स्किन पर ध्यान देते हैं, लेकिन आज के समय की बात करूं तो भारत में कम से कम 60% ऐसे लोग हैं जो इस दांतों की बीमारी से ग्रस्त हैं। बात अगर बच्चों की करूं तो भारत में कम से कम 40 से 45% बच्चे ऐसे हैं जिनके शुरुआती दांतों से ही अगर बात करें तो उनके दांतों में कहीं ना कोई समस्या होती है। और आज इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर मैं आई हूं और आज मेरे साथ में मौजूद हैं दंत रोग विशेषज्ञ अंबुजा शर्मा। डॉक्टर अंबुजा शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया पर। थैंक यू सो मच। अंबुजा शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आखिरकार किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली कि आप दंत रोग विशेषज्ञ बनी। फैमिली में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं मेरे, और थोड़ा इंक्लिनेशन मुझे ये था कि किसी को तो डेंटल लाइन में जाना चाहिए। बिकॉज बीइंग अ गर्ल आई वाज लिटिल कॉन्शियस कि हमारे लुक्स सब कुछ परफेक्ट होने चाहिए, बट यूजुअली मैं देखती हूँ कि लोग अपने ड्रेसअप, अपनी हेयर स्टाइल, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, बट जो एक स्माइल होती है, आई थिंक ब्यूटी लाइज इन द स्माइल। अगर आप प्रॉपरली अच्छे, आप हैप्पी हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो इट हार्डली मैटर्स कि आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या ड्रेसअप किया हुआ है। तो मुझे लगता है वो स्माइल, जो हैप्पीनेस अंदर से दिखती है, वो आपको ब्यूटीफुल बनाती है। और उस हैप्पीनेस के लिए जो प्रॉपर टीथ होने ज़रूरी है, जो प्रॉपर अलाइनमेंट होना ज़रूरी है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बस मेरा यही एजेंडा रहता है कि प्रॉपर स्माइल हो, प्रॉपर टीथ हो, हेल्दी स्माइल हो, तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी जो होती है वो हेल्दी, हैप्पी। जिस तरीके से डॉक्टर ने बताया कि किस तरीके से एक हेल्दी स्माइल बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बात करेंगे डॉक्टर, जिस तरीके से मैं बात करूं कि इस दौरान लोगों में बहुत सारी समस्याएं हैं। दांतों पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं अगर ओरल हेल्थ की बात करूं, कितनी प्रॉब्लम इस समय पर देखती हैं आप? दांतों की प्रॉब्लम ऐसी है कि जब वो इनिशियल स्टेजेस पे होती है तो सिम्टम्स नहीं आते हैं। यूजुअली हमारे पास पेशेंट्स तब आते हैं जब उनकी रातों की नींद उड़ गई होती है, पेन बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो तब तक वो स्टेज क्रॉस कर चुकी थी। लाइक हम इनिशियल स्टेजेस में कोई भी बीमारी को पकड़ लें तो प्रोसीजर भी बहुत छोटा होता है, पेन भी बहुत कम होता है और एक्सपेंसेस भी उतने ही कम होते हैं। तो लोगों में डेंटल कैविटीज़, दांतों की सड़न, टेढ़े मेढ़े दांत होना, अनअलाइंड टीथ, क्लीनिंग प्रॉपर ना होना, और पेन, स्वेलिंग, पस डिस्चार्ज, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आते हैं। बट इन चीज़ों को देख के हमें लगता है, जो हम रेगुलरली बोलते हैं कि आइडियली 3 to 6 मंथ्स में एक डेंटल चेकअप्स होना चाहिए। तो अगर ये पेशेंट हमारे पास आया होता तो हम उसको कितनी इनिशियल स्टेजेस में उसको ट्रीट कर सकते होते और वो कितना कंफर्टेबल रहता। उनकी एगनी देख के, वो कितने परेशान हैं, उनको देख के हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर हम थोड़ा सा लोगों को लिटरेट करें कि आप टाइमली, जैसे आप सपोज कार है, आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करा रहे हैं, रेगुलर 3-4 मंथ्स में सर्विसिंग करा रहे हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो वाई नॉट योर बॉडी, वाई नॉट योर टीथ? अगर आप उनकी रेगुलरली टेक केयर करेंगे, थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम है उसको हम इनिशियल स्टेजेस पे देख लेंगे, तो ये प्रॉब्लम उस लेवल तक पहुंचेगी ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, आप जिस तरीके से बोल रही हैं कि जो बाकी की हेल्थ की मैं बात करूं, लोग रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं, लेकिन दांतों को इतना सीरियसली लोग नहीं लेते हैं। उनका कहना होता है कि दांत में जब तेज का दर्द हो या कुछ दिक्कत हो, हम तभी जाएंगे डेंटिस्ट के पास, लेकिन जब वो बीमारी एकदम लिमिट क्रॉस कर जाती है, जब पेन हद से ज़्यादा गुजर जाता है, तब वो आते हैं। आखिरकार उनके लिए क्या कुछ कहेंगी? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि रेगुलरली 3 to 6 मंथ्स में चेकअप कराएं और इन परेशानियों से निजात पाएं। अगर आप इनिशियली आ जाएंगे तो आपको इतना पेन बेयर नहीं करना पड़ेगा। बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि हम पहले आ जाते तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आज साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमारे पास सारे तरीके हैं कि हम टीथ को रिप्लेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम बोलूँगी बेस्ट तरीका वही है कि आप अपने नेचुरल टीथ इंटैक्ट रखें। डॉक्टर, एक अहम सवाल है, जैसे कहते हैं कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उन पर जो माँ बाप होते हैं ध्यान नहीं देते। उनका कहना होता है कि ये जो दांत है वो टूट जाएंगे, उसके बदले में नए दांत आएंगे। तो मैं इस चीज़ में ज़रूर जानने की कोशिश करूंगी कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं, क्या उनका कनेक्शन आगे वाले दांतों पर हो सकता है? जिस तरीके से बचपन में दांत खराब है और आगे जाके जो दांत निकलते हैं, उनका क्या कनेक्शन रहता है? ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि पेशेंट्स आते हैं बच्चे को लेके और उन्हें लगता है कि बच्चा रात भर सोया नहीं है, आप कोई अच्छी सी दवा लिख दीजिए कि उनका दर्द ठीक हो जाए। और फिर जब उनको बताया जाए कि दवा तो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है, आपने मेडिसिन दी, बच्चे का दर्द ठीक हो गया, बट आपने उस बीमारी को ठीक करने के लिए क्या किया? तो उनका ये कहना होता है तो दूध के दांत है मैडम, झड़ जाएंगे, आप अभी टेम्प्रेरी कुछ कर दीजिए, अच्छे दांत आएंगे, हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली जो टेम्प्रेरी जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं
हैं वो एक फाउंडेशन होते हैं हमारे परमानेंट टीथ के लिए। अगर जो मिल्क टीथ है वो डिके है तो वो अंदर उसको फर्दर अपना जो माइक्रोब्स है, जो इन्फेक्शन है, जो वायरसेस हैं, वो आपके परमानेंट टीथ में भी डाल रहा है, स्वेलिंग गम्स में इन्फेक्शन कर रहा है। जो टीथ है वो नर्व्स के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट के थ्रू जा रहा है, तो जो इन्फेक्शन है वो पूरी बॉडी में आप क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंडली एक प्रोसीजर होता है मिल्क टीथ शेड करने का। जब टाइमली जो नेचुरल आपके परमानेंट टीथ आते हैं वो मिल्क टीथ को पुश करते हुए वापस ऊपर आते हैं। अगर वो अलाइनमेंट ही ठीक नहीं होगा, या वो डिकेड है, या वो ऑलरेडी रिटेन्ड है, वो नहीं गिर रहे हैं और नए दांत आना शुरू हो गए, क्राउडिंग होगी, स्पेस नहीं है दांत को आने में, तो वो टेढ़े मेढ़े दांत आना शुरू हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आने के लिए ज़रूरी है कि माउथ में कोई भी इन्फेक्शन ना रहे। और मिल्क टीथ भी जो बच्चे के हैं वो 6 साल से शेड होना शुरू होते हैं, 12 to 13 14 ईयर्स तक शेड होते हैं। अगर 3-4 ईयर की एज में आपने उनको ठीक नहीं किया तो बच्चे का जो प्रॉपर च्यूइंग वो प्रोसेस है वो तो आपने डिस्टर्ब कर दिया। अगर बच्चा प्रॉपर च्यू नहीं करेगा तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो ओवरऑल सारी चीज़ें ही डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए नॉट ओनली फॉर टीथ, प्रॉपर टीथ का देखना, जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अभी आपने जिस तरीके से बात की कि प्रॉपर हेल्थ की बात करी है, अगर मैं दांतों की बात करूं, जो नॉर्मल लोग होते हैं अगर उनके दांतों में कोई दिक्कत है तो क्या हमारी प्रॉपर हेल्थ पर उसका असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, आप प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे, या तो आप सॉलिड फूड एंगल करेंगे या फिर आप सेमी सॉलिड लेंगे, प्रॉपर खा नहीं पाएंगे। जैसे कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैडम 3-4 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खा पाया है, तो अगर आप प्रॉपर फूड इंटेक नहीं कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये जो भी है इन्फेक्शन है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो वायरस इन्फेक्शन पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो अगर आपके दांत में इन्फेक्शन है, दांत के थ्रू नर्व्स, वेन्स, वेसल्स सब कुछ जुड़ी हुई हैं, वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही हैं, तो वो पूरी बॉडी पे इल इफेक्ट देगा। कई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों पे इन इन्फेक्शन डिकेस का इफेक्ट आता है। बिल्कुल डॉक्टर, लेकिन जिस तरीके से मुंह में छाले होते हैं, कहते हैं कि जब पेट खराब होता है तो मुंह में छाले होते हैं, लेकिन कभी कभी वो छाले इतना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं मुंह के अंदर कि दांतों में उनकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो उन छालों को कितना समय होना चाहिए? आखिरकार की एक लिमिट होती है कि इस लिमिट में अगर सही हो जाते हैं तो सेहत को नुकसान नहीं देंगे, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर जाते हैं तो कितना वो हमारे दांतों को नुकसान दे सकते हो, कितना सेहत पर उसका असर पड़ेगा? देखिए, दांतों में ये जो अल्सर्स होते हैं और इनका और दांत का कनेक्शन उतना नहीं है। जो अल्सर्स होते हैं वो कई बार आपका स्टमक अपसेट हो, पेट खराब हो, उस वजह से भी होते हैं, और दांतों की वजह से भी। जैसे कि अगर कोई शार्प एज है या आपने कोई आर्टिफिशियल कोई भी प्रोसेसेस ली है जिसके एजेस शार्प हैं, उससे भी अल्सर्स हो सकते हैं। बट जो कैविटीज़ और प्रॉब्लम्स हैं वो दांतों से एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन अगर अल्सर्स रहेंगे, अगेन आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाएंगे, च्यूइंग नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी ओवर हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बच्चों की बात कर रहे थे, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर उसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो, कहते हैं कि कैल्शियम की कमी होने से दांतों में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो जो बच्चा आने वाला होगा जो उस पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि उसके दांत भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब बच्चे की प्रोग्रेस होती है तो वहाँ दांतों की भी प्रोग्रेस होती है, भले ही वो 6 महीने बाद निकलते हैं, कितना असर पड़ता है उसकी हेल्थ पर? देखिए, बच्चों का दांत तो एक एज के बाद निकलते हैं, बट जो एक तरीके से सीड है वो पहले से ही आना शुरू हो जाता है, और मदर की हेल्थ कम्प्लीटली टोटली हर एस्पेक्ट में बच्चे को इफेक्ट करती है। आजकल प्रीनेटल काउंसलिंग की जाती है प्रेगनेंसी टाइम ही, कि आप अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन कीजिए, नॉट फॉर जस्ट योरसेल्फ, आपके बच्चे के लिए भी। जो इन्फेक्शन है, कैविटीज़, कैरीज बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होंगी, बट उसके जो माइक्रोब्स हैं, वायरसेस हैं, वो ब्लड स्ट्रीम और हर चीज़ के थ्रू बच्चे में जाएगा। तो बच्चों में ना सिर्फ दांतों की बीमारी बल्कि और भी कोई बीमारी, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जो देखने में तो लगता है मदर तो टोटली हेल्दी थी, बट ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग मिस आउट कर जाते हैं। सेकेंडली, मदर्स में टेंडेंसी होती है स्वेलन गम्स की, जिंजिवाइटिस की। ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो हम प्रेगनेंसी से पहले जैसे आप रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और डेंटिस्ट के पास भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माना जाता है। अगर आपके दांत में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो नॉर्मली प्रोसीजर अपनी तरफ है, उसके साथ हमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, कई बार हैवी मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। बट इफ़ यू आर प्रेग्नेंट तो उस केस में हमारे लिए भी ये डिलेमा हो जाता है कि हम इनकी ओवरऑल हेल्थ, बच्चे को देखें, इनकी इतनी टीथ में प्रॉब्लम है उसको ठीक करें। तो प्रेगनेंसी में हम बहुत कन्फाइंड हो जाते हैं ट्रीटमेंट को लेके, बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि हमें ये मेडिसिन नहीं देनी, हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना, हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करना।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप चेकअप देख लें। अगर हमें दिख रहा है कि कोई छोटी सी कैविटी है, उसको उसी लेवल पे हम क्लीन करके फिलिंग कर दें। सपोज कैविटी कोई भी है, सुपरफिशियल है, वो वहीं क्लीन होकर स्टॉप हो जाएगी, बट अगर वो नर्व्स तक गई तो फिर उसमें पूरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रोसेस बढ़ता जा रहा है, बॉडी की और पार्ट्स इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, मेडिसिन बढ़ती जा रही है, तो उसको हम सुपरफिशियल इनिशियल स्टेज पे ही स्टॉप कर देंगे कि इतने आगे तक प्रॉब्लम ना पड़े। और प्रेगनेंसी में ऑलरेडी वुमेन इतनी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी प्रॉब्लम्स बेयर करनी पड़े। अक्सर मैंने माओं को देखा है कि उनके दांतों में दिक्कत होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो हम अपने बच्चों को भी देते हैं, इनफैक्ट जूठन करके भी देते हैं, तो उसका कितना असर बच्चों के दांतों पे पड़ेगा? ये चीज़ें बहुत अवॉइड की जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि अफेक्शन में मदर लिप टू लिप बच्चे को किस कर रही है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके थ्रू अननोइंगली आप बच्चे में अपने जर्म्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओरल कैविटी में अननोइंगली काफ़ी जर्म्स हैं। बीइंग एन एडल्ट आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करी, बट छोटे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो उसको जितना हाइजीनिक खाना दें, जितने क्लीन यूटेंसिल्स में दें, उतना ज़्यादा बेटर है। ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फेक्शन आपको है वो आपको इफेक्ट करे, बट बच्चे को एक अलग लेवल पे बहुत ज़्यादा डीप डिग्री पे वो इफेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को जूठा देना, कोई भी शेयरिंग करना, इन चीज़ों को वो टोटली अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, मुझे लेकिन जिस तरीके से मैं बात करूं, बच्चों को लेकर ब्रश करने को लेकर भी लोग अवेयर नहीं होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि कितनी एज में जाकर हम बच्चों को ब्रश का इस्तेमाल करें। तो मैं ज़रूर चाहूँगी आप बच्चों को लेकर बताएं कि किस एज में जाकर ब्रश का इस्तेमाल, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है अगर वो बच्चे अंदर ले लेते हैं खाने के दौरान तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। देखिए, बच्चों की टीथ तो बहुत बाद में आते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है उसकी क्लीनिंग ओरल पैड्स गम्स की शुरू हो जानी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस में जब बच्चे के मुंह में दांत नहीं हैं तो जैसे कि गॉज पीस लें, क्लीन स्टेराइल, उसको थोड़ा सा पानी में डिप करके उसके जो गम पैड्स हैं उसको क्लीन किए जाएँ। जब बच्चे के बिल्कुल थोड़े थोड़े दांत होना शुरू किए तो हर स्टेजेस पे उनके इक्विपमेंट्स अलग हैं। लाइक एक न्यू बॉर्न टॉडलर बेबी है, उसके छोटे छोटे दांत हैं, जस्ट इरप्ट हो रहे हैं, उनके लिए जैसे फिंगर ब्रश आता है, फिंगर में लेके आप बहुत माइल्ड ब्रशिंग करें। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उनके ब्रशेस, उनकी टेक्निक बदलती जाती है। बच्चों के लिए स्पेशल पेस्ट होते हैं कि वो ले भी लें अंदर तो वो आपको हार्म ना करें। बच्चों के लिए स्पेसिफिक टूथपेस्ट, स्पेसिफिक ब्रश यूज़ करें और बहुत इनिशियल स्टेज से करें। टीथ आने का भी वेट ना करें, उससे पहले ओरल कैविटी को क्लीन करें, क्योंकि बच्चों में एक बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है नर्सिंग बॉटल कैरीज की। स्पेशली जो बच्चे दूध पीते पीते सो जाते हैं और जो मिल्क रात भर उनके दांतों में इकट्ठा रहता है, उससे वो लिटरली सारे स्पेशली एंटीरियर टीथ सारा डिके कर देता है, सारे ब्लैक हो जाते हैं और उसके साथ उसे 8, 9, 10, 12 ईयर्स तक फाइट करना पड़ता है। फिर हम उस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि काश हमने उस समय ध्यान दे दिया होता। बिल्कुल। बात करूं बड़े लोगों की, क्योंकि कहते हैं कि फीलिंग कराना और उसके बाद में कैविटी जिस तरीके से होती है उससे किस तरीके से निजात पाए? देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप प्रॉपर हाइजीन ओरल हेल्थ मेंटेन करें तो यहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम अपनी कैविटी क्लीन रखें। कुछ भी हम मील ले रहे हैं उसके पास प्रॉपर रिंस करें। अगर आप कहीं बाहर हैं, अवेलेबल नहीं है, आप प्रॉपर क्लीन नहीं कर सकते, तो जस्ट वाटर माउथ में लेके उसको थोड़ा सा स्पिल करके अंदर ले लें। उसके अलावा 2 टाइम ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम मॉर्निंग में ब्रशिंग करते हैं और हमें बहुत फ्रेश फील होता है, जैसे जो बैड ऑर्डर आ रही होती है वो ठीक हो जाती है, तो हमारे लिए वो एक नेसेसिटी होती है। लाइक हम किसी प्रोफेशन में हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम परफेक्ट रहना चाहते हैं, स्मेल ना आए, टीथ गंदे ना दिखें, बट वही जब हम दिन भर के थके हुए रात में घर पहुंचते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं करती। हमें दिखता है हमारा कंफर्ट, हमारा फूड और हमारा बेड टाइम ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मॉर्निंग ब्रशिंग है वो आपके फ्रेश ब्रीथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट आपने ब्रशिंग की, देन आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, देन आपने कुछ स्नैकिंग कर ली, तो वो जो क्लीनिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम मेंटेन नहीं रहती, तो वो चलता रहता है। आप च्यू करते रहते हैं तो फूड उसमें जो एंटेंगल रहता है वो भी निकल जाता है। बट रात में आपने मील्स लेके और आप सो गए, स्पेशली अगर आपको स्नैकिंग मंचिंग की आदत है, स्वीट्स लेने की आदत है और उसको लेके आप सो गए, और जो 6 to 8 आवर्स जो फूड एनलॉज रहा, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है कैविटीज़ का। तो रात में ब्रश करके ज़रूर सोएं। ब्रशिंग केवल से ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए, उसके लिए डेंटल फ्लॉसेस होते हैं, उससे क्लीन करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सारी चीज़ों को रेगुलरली करें। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन किया और नहीं किया। एंड हर 3 to 6 मंथ्स में एक डेंटल चेकअप के लिए जाएं। इफ़ योर ओरल हेल्थ इज़ परफेक्टली फाइन तो आप 6-7 मंथ्स में भी करा सकते हैं, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आपको 3-4 मंथ्स में कराना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेजेस में क्लीन होकर वो ठीक हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर, अभी आपने ब्रशिंग की बात की, लोगों को तरीका नहीं पता होता ब्रशिंग किस तरीके से करें। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आपके पास में भी आप ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से ब्रशिंग करते हैं।
देखिए, रेगुलरली हम पेशेंट से पहले पूछते हैं कि आप ब्रशिंग कैसे करते हैं। तो जो ये टिपिकल तरीका होता है दांतों के ब्रश करने का, इस तरीके से, ये इससे ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होती, क्लीनिंग नहीं होती है। सेकेंडली ये एब्रेजन्स हो जाते हैं, अगर आपने देखा हो तो स्लाइड से कट्स हो जाते हैं उसमें, तो उससे सेंसिटिविटी भी फील होती है और क्लीनिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। ब्रशिंग ऐसे सर्कुलर मोशन में या अप एंड डाउन वर्टिकल मोशंस में करें। ब्रशिंग सिर्फ टीथ पे ना करें, पूरे गम्स तक करें, बिकॉज अगर आप टीथ तक करते हैं तो जो भी डेब्रिस है वो यहाँ इन एंगल्स पे डिपॉजिट हो जाता है। इसको प्रॉपरली पूरे गम्स पे करें, 45 डिग्री के एंगल पे लेके यहाँ करें। अंदर की जगह जो हमारी विजिबल नहीं होती उनमें प्रॉपर इस तरीके से ब्रश करें। ब्रशिंग ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम करें या बहुत ज़्यादा प्रेशर से करें। 2 to 3 मिनट्स इनफ होते हैं आपकी ब्रशिंग के लिए। सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज़ करें और हल्के हाथ से बिल्कुल करें, प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है ब्रशिंग में। डॉक्टर, जिस तरीके से अभी आपने बताया, जब अक्ल दाढ़ निकलती है उस दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है और हम ब्रशिंग भी नहीं सही से कर पाते। मैं उसके बारे में ज़रूर चाहूँगी क्योंकि वो हद से ज़्यादा पेनफुल होती है और उसमें समझ नहीं आता कि किस तरीके से हम उससे निजात पा सकें। देखिए, अकल दाढ़ जब आती है तो सबसे पहले तो उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है। जो गम्स हैं वो कवर हैं, टूथ ऊपर आ रहा है बट उसके ऊपर कवरिंग है, तो हम कुछ भी च्यू कर रहे हैं तो हर बार वो गम च्यू हो रहा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अकल दाढ़ निकलने के टाइम प्रॉपर क्लीनिंग रखना ज़रूरी है। अगर आप ब्रश प्रॉपर उस पॉइंट पे नहीं ले पा रहे या आपको पेन हो रहा है तो आप नॉर्मल सलाइन रिंजेस करें, गुनगुने पानी में पिंच ऑफ सॉल्ट लेके उससे रिंजेस करें 3-4 टाइम्स। उससे बहुत सूदनिंग इफेक्ट मिलता है आपके गम्स को। एंड इफ़ रिक्वायर्ड पेन किलर और मेडिसिन दी जा सकती है। थोड़ी देर हम वॉच करते हैं, प्रॉपरली इरप्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इन सम केसेस सर्जिकली एक्सेशन करना पड़ता है गम्स का, जिससे प्रॉपर इरप्शन हो सके। एंड इन केस जो टूथ बाहर आ रहा है वो एंगुलेटेड है या लेटा हुआ है बिल्कुल, तो उस केस में वो बाहर नहीं आ पाता क्योंकि वो आगे वाले दांत से स्टक हो रहा है। उस केस में उस टूथ का सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करना ज़रूरी होता है। अगेन पेशेंट्स बड़े वो होते हैं कि मैम हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखे नहीं, और आपने सीधा एक्सट्रैक्शन की बात कर दी। बट उस तरीके के टूथ को माउथ में रखना, वो जो थर्ड मोलर होता है दैट इज़ टोटली वेस्टिजियल, उसका च्यू करने में कोई हेल्प नहीं होता, उसको रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती। बट वो जो हमारे काम के आगे वाले दांत हैं उनको अफेक्ट करता है। तो इन केस हमें लग रहा है कि वो प्रॉपर नहीं निकल पा रहा है या वो स्पेस क्रिएट कर रहा है जिसमें फूड लॉन्चमेंट हो रहा है, उस केस में उसको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज थोड़ी सी मेडिसिन, बॉम्सलाइन रेंजेस, उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो प्रॉपर इरप्शन हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर, मैं चाहूँगी, आजकल मार्केट में तमाम तरह के टूथपेस्ट आते हैं और जिस समय में कुछ लोगों को देखा है कि जब वो ब्रश करते हैं तो ब्लडिंग होती है दांतों से। मैं उसके बारे में ज़रूर चाहूँगी, और मुंह से कहीं ना कहीं बदबू जिस तरीके से आती है लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन जब सामने कोई बात करता है उसको पता चलता है कि आपके थ्रू किस तरीके से जो जम्स है वो जा रहे हैं। उस पर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है पायरिया, डिपॉजिशन ऑफ फूड या जो भी सॉफ्ट डिपॉजिट्स होते हैं, टार्टर, वो अगर रेगुलरली डिपॉजिट होता रहे, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही है तो वो हार्डन हो जाते हैं। और जब वो हार्ड हो जाते हैं तो वो इस तरीके से लेयर पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं कि वो गम्स को ओपन करते जाते हैं और उनकी ग्रिप पूरी ये कैलकुलस स्टार्टर से होती जाती है। तो उस केस में गम्स स्वेलन हो जाते हैं और हम ब्रश करते हैं तो उनसे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो उससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है और ब्लीडिंग के डर से ब्रशिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज एक चीज़ को अवॉइड करके हम दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उस केस में जो भी डिपॉजिशंस हैं उन्हें स्केलिंग, क्लीनिंग के थ्रू क्लीन करवाने की ज़रूरत है, तो प्रॉपर गम्स अटैच कर लेते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से बात करूं कि जो तंबाकू खाते हैं या स्मोक करते हैं उनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, कितनी प्रॉब्लम उनको आने वाले समय में हो सकती है और कौन कौन सी बीमारियां उन्हें घेर सकती है? ये तो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है टोबैको च्यूइंग। जैसे और तो जो तरीके हैं, अगर आपको पायरिया है, हमने क्लीनिंग कर दी, कैविटी है, फिलिंग कर दी, डीप है, रूट कैनाल कर दिया, टूथ नहीं है, उनको रिप्लेस कर दिया। बट टोबैको च्यूइंग से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स आर इरिवर्सिबल, जिनके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। जब एक स्टेज क्रॉस हो जाती है तब हम परेशान होते हैं कि काश हमने इसे बहुत पहले छोड़ दिया होता या खाया नहीं होता। बहुत ही बेसिक चीज़ों से शुरू करें तो च्यूइंग, जो टोबैको च्यूइंग होती है उनमें स्टेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप पेशेंट को देखते ही पहचान सकते हैं कि टोबैको च्यूइंग का केस है, क्योंकि और फूड हमारा इतना स्टेनिंग इतना नहीं करता जितना टोबैको करता है। तो वो एक लेयर बना देती है दांतों के ऊपर, जिससे दांत प्रोन भी हो जाते हैं कैविटीज़ के लिए, कि अगर आपकी मिनरलाइजेशन ख़त्म कर दिया तो कैविटीज़ भी बहुत जल्दी कैच करते हैं। और टोबैको च्यूइंग से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस भी हो जाता है, बैंड्स टाइट हो जाते हैं, जिससे प्रॉपर ओपनिंग ऑफ माउथ नहीं हो पाता, पेशेंट प्रॉपर च्यू नहीं कर पाते। और उनके डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि एंटीरियर टीथ तो स्टिल हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पोस्टीरियर टीथ हैं और आपकी माउथ ओपनिंग नहीं है तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो ओरल कैंसर्स, तो उस केस में तो सर्जरीज, कीमोथेरेपीज बहुत ज़्यादा पेशेंट को बेयर करना पड़ता है। तो टोबैको तो
मतलब ये नहीं है कि आप कम कर दें या कुछ कर दें, मेरी तरफ से पेशेंट छोड़ दें। कई पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम टोबैको से स्टेनिंग है, आप क्लीन कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप टोबैको छोड़ दीजिए। अदरवाइज आप अभी क्लीनिंग करवा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आप फिर बैक टू स्क्वायर वन ये वही होंगे कि अगेन स्टेनिंग है। अभी आपने जिक्र किया था रूट कैनाल का, उसको सुन के ही लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग सोचते हैं कि बहुत दिक्कतें हो जाती हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे दांतों का स्पेस है वो भी हिल जाता है। मैं ज़रूर चाहूँगी आप इसके बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको डर लगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जैसे आपने बोला कि लोग डर जाते हैं, पहले ही उन्हें अपने पेन्स या किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस हो तो वो याद आ जाता है। आज के केस में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, टोटली पेनलेस रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स होते हैं। और उस केस में अगर आपको पेन नहीं है, लाइक कई केसेस में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है जिसमें नर्व्स डेड हो चुकी हैं, उन केस में तो पेशेंट्स को ज़्यादा पता ही नहीं चलता। और जिनमें इन्फेक्शन इनिशियल स्टेजेस पे है, एक्यूट इन्फेक्शन है, उसमें हम एनेस्थीसिया देके करते हैं तो पेशेंट्स को पता नहीं चलता है। इन दैट केस आपकी पूरी टूथ सरफेस की क्लीनिंग होती है, नर्व्स जो इन्फेक्शन वाली रिमूव होती हैं और आर्टिफिशियल नर्व्स प्लेस की जाती हैं। उस केस में जो आपका टूथ है वो फंक्शनल होता है बट लाइव नहीं होता, बट वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करता है। उसमें प्रॉपर क्लीनिंग होती है, टूथ की फिलिंग करके उसको क्राउन के ऊपर से लगा दिया जाता है। तो जो आपका डिके टूथ होता है वो सेव हो जाता है उस जगह पे, आपको टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके, ईयर्स तक पेशेंट कोई भी कंप्लेन नहीं करते या रूट कैनाल के बाद हमें कोई प्रॉब्लम हुई। तो आपका जो नेचुरल टूथ है वो एज इट इज़ इंटैक्ट रहता है और जो भी डिके पोर्शन है उसके अंदर से निकाल दिया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब क्लीनिंग कराते हैं तो उस दौरान जो दांतों की जो जड़ है वो हिल जाती है और आने वाले समय में उन्हें बहुत परेशानी होती है, तो क्या ये सच है? देखिए, जो पेशेंट्स के एक्सपीरियंस है वो अपने, मैं आपको उसको शुरुआत से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे जो क्लीनिंग है, जो डिकेज हैं उनको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 डिपोजिशंस होते हैं उसमें बहुत माइनर डिपोजिशंस होते हैं, उनको क्लीन किया जाता है। जो भी डिपोजिशंस होते हैं वो गम्स और टीथ के बीच में इफेक्ट हो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो गम्स थोड़े से ओपन हो जाते हैं। जब हम उनको क्लीन करते हैं तो गम्स वापस अटैच कर जाते हैं, ये है इनिशियल स्टेजेस में। और जब ये डिपोजिशन बढ़ता जाता है, ये वो पेशेंट्स बात करते हैं जिन्होंने सालों साल कोई क्लीनिंग नहीं कराई, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, उनके डिपोजिशन इस स्टेज तक पहुंच गए हैं कि गम्स टोटली रिसीड कर गए हैं, रूट्स की ग्रिप बिल्कुल छूट गई है, जो भी ग्रिप है वो डिपोजिशन गंदगी से ही है। तो उस केस में उनको ये फीलिंग आती है कि इतने टाइम डिपोजिशन हो जाते हैं तो फिर पेशेंट को फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है कि मेरे टीथ ठीक हैं, ग्रिप अच्छी है, बट वो गंदगी से ग्रिप बना के रखना कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो कुछ टाइम में दांत अपने आप ही गिर जाएंगे। उस स्टेज में जब हम क्लीन करते हैं तो गम्स पूरे नीचे जा चुके हैं और रूट्स एक्सपोज हो चुकी हैं और जो गंदगी थी वो हमने हटा दी है। तो पेशेंट को ऐसा फील होता है वो एम्प्टीनेस, तो उन्हें लगता है पहले तो हमारे दांतों की ग्रिप अच्छी थी, क्लीनिंग के बाद बिगड़ गई। तो ये वो पेशेंट्स करते हैं। और अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो डेंटिस्ट के दांत खराब होते, क्योंकि हम लोग तो बहुत रेगुलरली क्लीनिंग रहते हैं और पेशेंट्स को भी बोलते हैं। स्केलिंग एक बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें माइनर से वाइब्रेशन से जो टार्टर, जो डिपॉजिट्स हैं उनको हटाया जाता है। जैसे क्लीनिंग में, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम बर्स का यूज़ करते हैं टीथ कटिंग के लिए, इसमें जस्ट माइल्ड से वाइब्रेशंस होते हैं जो आपकी सुपरफिशियल जो भी डिपॉजिट्स हैं उनको हटा देते हैं। क्योंकि आप कितनी भी ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, हर एरिया के लिए क्लेमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रॉपर उसको क्लीन कर पाए। अगर हम रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इन द सेंस, आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डेंटिस्ट के पास आएँ तो आपकी क्लीनिंग ही करें। अगर किसी केस में हमें लगता है कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो रहा है, क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, देन इट्स ओके। अदरवाइज थोड़े बहुत जो भी डिपॉजिशंस होते हैं उनको क्लीन कर दिया जाता है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उस केस में होती है जहाँ ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उसमें अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो टीथ मोबाइल होके खुद गिर जाएंगे, हम क्लीन कर देंगे तो पेशेंट मोबिलिटी की कंप्लेन करेगा। तो ऐसे केसेस में हम पहले से पेशेंट को बता के चलते हैं कि आपको सेंसिटिविटी फील होगी, आपके टीथ मोबाइल होंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको कंप्लेन नहीं करना है। बिल्कुल। बात करें, आजकल नई टेक्निक आ चुकी है दांतों के लिए, मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसे कौन कौन से जो इलाज है या किस तरीके से अब जो काम करते हैं कि आखिरकार वो किस तरीके से इलाज करा सके अपने नई टेक्निक के साथ में। देखिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स, क्लीनिंग, ब्रिजेस, ये काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ होते आ रहे हैं। जैसे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में मैंने आपको समझाया कि ऊपर डिके होता है तो अंदर कैनाल्स को क्लीन करके आर्टिफिशियल नर्व्स डाल के फिलिंग करके कैप लगा दी जाती है। ये ब्रिजेस होते हैं। अगर आपका कोई भी टूथ मिसिंग है तो उस टूथ के आसपास सपोर्ट लेके उनकी ट्रिमिंग करके ब्रिज लगा दिया जाए, जिससे टूथ रिप्लेस हो जाता है। सबसे एडवांस तरीका जो आजकल रिप्लेसमेंट का है वो है डेंटल इम्प्लांट्स। टूथ ब्रिजेस में भी हमें आसपास के टीथ को ट्रिम करना पड़ता है। इस केस में हम आसपास के टीथ को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। इन इम्प्लांट्स को बोन के अंदर ग्राफ्ट किया जाता है और उसके ऊपर से कैप लगा दी जाती है।
तो इस केस में आसपास के टीथ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते और आपका इक्विलिब्रियम बना रहता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स के टीथ एक्सट्रैक्ट हो गए, जो भी वट एवर द रीज़न इज़, वो उसको रिप्लेस कराने में हेजिटेट करते हैं, और जब हम प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं कराते तो जो गैप होता है तो च्युइंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। सेकेंडली, अगर इस गैप को हम काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दें तो एक टीथ की टेंडेंसी होती है कि वो स्लाइट मोबिलिटी होने लगती है, बीच में गैप आना लगता है दांतों के बीच में, और जो टीथ होते हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, तो उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जो हमारे पहले ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स होते थे उसमें ब्रेसेस लगाए जाते थे, 1 ईयर का ट्रीटमेंट होता है, ब्रेसेस लगा के रखना है, लिमिटेशंस होती हैं और थोड़ा सा पेशेंट भी हेजिटेट करते हैं, लाइक एक इनिशियल स्टेजेस में तो पेशेंट्स करा लें, बट वो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं आता कई बारी कि हम ब्रेसेस लगाए हुए हैं, प्रॉपर स्माइल कैसे करें, तो उसके लिए आजकल सबसे एडवांस तरीका है इनविजिलाइन। ये ट्रीटमेंट है, ये आपके रिमूवेबल ब्रेसेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं उनके साथ या कोई आपके लिए स्पेशल ओकेजन है तो मीनवाइल उस टाइम के लिए आप उनको निकाल के रख सकते हैं। इसके आने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ है क्योंकि जो ब्रेसेस होते हैं वो हमने जो नोटिस किया था, ये 15 to 25 ईयर्स के एजेस में पेशेंट्स ज़्यादा करवाते हैं। तो कई बारी पेशेंट्स बोलते हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट कराना है और मेरी मैरिज है आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स, तो इतनी शॉर्ट नोटिस में नहीं हो पाता और पेशेंट्स इतने टाइम ब्रेसेस लगाना नहीं चाहते। तो इस केस में ऐसी कोई हेजिटेशन नहीं है, आपके कितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हों, कुछ भी हो, आप उनको अच्छे से कैरी कर सकते हैं, आपको कोई नोटिस नहीं कर पाएगा कि आपने ब्रेसेस लगाए हुए हैं। जब से ये एडवांसमेंट आई है तब से मैं देख रही हूँ 30-40 ईयर्स के पेशेंट्स भी हैं जो इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये ब्रेसेस कैरी करने का एम्बैरेसमेंट नहीं फेस करना पड़ता है। तो डॉक्टर अंबुजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इतनी सारी जानकारी दी, और ज़रूर कोशिश कर रहे हैं हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि आपको कोई भी बीमारी है उसको लेकर आपको जागरूक कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपके दांतों में कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले डेंटिस्ट के पास जाए और जो भी समस्या है उसको दिखाए, ताकि समय रहते उस समस्या का समाधान हो सके, उस समस्या से आपको निजात मिल सके। इसी के साथ मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।